डिवोर आर्टिफैक्ट स्किल की वजह से अब माना कंजम्पशन इफेक्ट डिलीट हो चुका था। पेनल्टी के तौर पर लाइटवेट इफेक्ट आधा हो गया। अब सारे आर्टिफैक्ट्स का वजन प्रभावी रूप से 100 ग्राम हो गया। सेंग यून ने सोचा कि फिलहाल ग्रेट स्वॉर्ड ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसे उसका पैसिव इफेक्ट पसंद था। उसने अपनी प्लेयर जानकारी इन्फो जांची। अब वो लेवल 7 पर था, उसके पास 3 टाइटल्स थे, कॉन्स्टलेशन अभी भी नहीं था, एक्सक्लूसिव स्किल डिवोर आर्टिफैक्ट्स थी और उसने अब तक 3 आर्टिफैक्ट्स खाए थे। उसका एचपी 324 था, एमपी 32, ईएक्सपी 307। स्टेटस मेनू में स्ट्रेंथ 13, स्टैमिना 12, डेक्सटेरिटी 12, माना 10, लक 16, इवेजन 15 और डिफेंस 10 दिख रहा था। अब उसे कॉन्स्टलेशंस का ध्यान अपनी ओर खींचना था, लेकिन हर खिलाड़ी सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन चुन सकता है, इसलिए उसे बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। अगर मुमकिन हो तो वो चाहता था कि उसका कॉन्स्टलेशन लक स्टैट से मेल खाए, लेकिन उसे पता था कि फिलहाल उसके पास स्टैट्स बहुत कम है जिससे कॉन्स्टलेशंस आकर्षित हों। इसलिए अभी उसके पास सिर्फ एक विकल्प ऑप्शन था, ट्रेनिंग। वो अब 100 ट्रेनिंग डमीज के सामने खड़ा था। इसके बाद सीन बदलता है। एक कार तेज रफ्तार से चल रही थी और उसमें से सेंग यून बाहर निकला। उसे लगा कि वो मर ही जाएगा। उसे एहसास हुआ कि लगातार 3 दिन की ट्रेनिंग और लंबी दूरी की ड्राइविंग बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि उसे एक नई स्किल मिली, एम्बिडेक्स्ट्रस स्वॉर्ड ट्रेनिंग। ये तलवारबाजों के लिए पैसिव स्किल थी, जो हर तलवार के साथ उसकी अनुकूलनशीलता अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रही थी, बस डैगर और 1 हैंडेड लॉन्ग स्वॉर्ड को छोड़कर। अब वो डंजन नंबर 101 के सामने खड़ा था। ये डंजन सोलो प्लेयर्स के लिए खास था। उसे पता था कि सामान्य खिलाड़ियों को ऐसे डंजन में एंट्री पाने के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसे खुशी थी कि वो खुद कार चलाकर यहां आ गया। तभी उसे कुछ अजीब लगा। पास ही एक काली कार खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका पीछा करते हुए फॉरेस्ट तक आ जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि वे लोग क्या चाहते हैं, लेकिन जो भी हो, उसने ठान लिया कि डंजन के अंदर ही उनका हिसाब करेगा। थोड़ी देर बाद कई आदमी अंदर आए। ये वही ग्रुप था जिससे पीले बालों वाले खिलाड़ी ने बात की थी। उनमें से एक बोला कि ये तो सोलो प्लेयर डंजन है। ये सुनकर नी आंख वाला आदमी, स्कार्ड आई वाला, चौंक गया। सेंग यून पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने शांति से कहा, ये मेरी जगह है। उनमें से एक आदमी ने गाली देते हुए पूछा कि क्या वो बेवकूफ है। सेंग यून को अब साफ हो गया कि ये कोई सामान्य पार्टी नहीं है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे लोग चले जाएं तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा। उसने ध्यान दिया कि ग्रुप के पास हीलर या मेज नहीं था। उन्होंने स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी को नजरअंदाज करके सिर्फ तलवारबाजों और एक आर्चर से पार्टी बनाई थी। सेंग यून समझ गया कि ये लोग इंसान का शिकार करने में माहिर हैं। ऐसे ग्रुप्स को हाइना पैक कहा जाता था। वो बड़ा आदमी हंसते हुए बोला कि सेंग यून खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। दूसरा बोला कि अगर वो यहां मर गया तो उसकी लाश भी कोई नहीं ढूंढेगा। पहले भी प्लेयर्स एसोसिएशन ऐसे ग्रुप्स पर निगरानी रखकर उन्हें खत्म कर चुका था। सेंग यून ने शांति से जवाब दिया कि उसे ये सब पता है। उसे यह भी पता था कि ऐसी पार्टियों में आर्चर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आर्चर बोला कि जल्दी खत्म कर देते हैं। सेंग यून ने कहा कि ये तो वो खुद भी चाहता था, क्योंकि लाशों को ठिकाने लगाने के लिए डंजन से बेहतर जगह कोई नहीं। ये सुनकर बड़ा आदमी गुस्से से भड़क गया। निशान वाली आंख वाला बोला कि आसान तरीका अपनाते हैं। बड़ा आदमी चिल्लाया कि सेंग यून का मुंह फाड़ना ही आसान तरीका है। सेंग यून ने कहा कि अपने बॉस की सुनो और बेकार में समय बर्बाद मत करो, सब एक साथ हमला करो। बड़ा आदमी गाली देते हुए उस पर झपटा, लेकिन सेंग यून पहले से ही उसके वार का अनुमान लगा रहा था। वो सोच रहा था, सबसे योग्य की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही तो डंजन का असली नियम है। डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स हमेशा उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं और उन्हीं डंजन्स के अंदर आर्टिफैक्ट्स छिपे होते हैं। डंजन के अंदर जिंदगी हमेशा दांव पर होती है। अगर कोई कमजोर है तो उसकी मौत पक्की है, और यहां न तो नियम चलते हैं और न ही कानून। यहां बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मारो या मारे जाओ। यही सब सेंग यून ने अपनी पिछली जिंदगी में झेला था और वही अब भी लागू होता है। इसलिए जो कुछ भी यहां हो रहा है वो सिर्फ आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस था। वो बड़ा आदमी जमीन पर गिर चुका था और सेंग यून ने बाकी को चुनौती दी कि आओ और लड़ो। देखने वालों को लगा जैसे उसने 2 लोगों को गिरा दिया, लेकिन असलियत में उसने एक को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया था। बाकी 3 आदमी घबरा गए और दूरी बनाए रखते हुए अपनी अपनी पोजीशंस में जाने लगे। आर्चर ने समझा कि अब उसे काम करना होगा। वो सदमे में था कि सेंग यून ने सांग हो को मार डाला। भले ही सांग हो बेवकूफ था, लेकिन लेवल 100 तक पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और सामने वाला तो बस अभी जागा ही था। सेंग यून ने अपनी तलवार घुमाई और नजरें आर्चर पर टिकाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, कहां जा रहे हो तुम? आर्चर ने गुस्से और डर में चिल्लाते हुए तीर छोड़े और बोला कि सेंग यून एक मॉन्स्टर है। लेकिन सेंग यून ने उन तीरों को हवा में ही काट डाला। आर्चर को विश्वास नहीं हुआ और वो आखिरी चीज थी जो उसने देखी। अगले ही पल ग्रेट स्वॉर्ड ने उसके सीने को चीर दिया। बाकी दुश्मन हैरान रह गए कि सेंग यून ने अपनी तलवार फेंक दी, लेकिन उन्होंने इसे मौका समझा। जैसे ही वे तलवार की तरफ भागे, उन्होंने हमला करने की कोशिश की।
एक आंख वाले आदमी ने चिल्लाकर सबको बोला कि एक साथ हमला करो। आर्चर का सीना पहले ही छेद दिया गया था और सेंग यून उसकी ओर भाग रहा था। तभी दोनों दुश्मन उस पर टूट पड़े, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी फैली और दोनों हमलावरों का निशाना चूक गया। वे सदमे में थे क्योंकि सेंग यून उल्टा होकर तलवार पर बैलेंस बनाए खड़ा था। वे बोले, ये आदमी पागल है। सेंग यून ने तलवार बाहर निकाली। तभी एक आदमी हैरान रह गया क्योंकि जॉन्टे, वो एक आंख वाला आदमी, ने अपने ही साथी को पकड़कर उसके सामने ढाल बना लिया। अगला ही वार उसे तुरंत मार गया। सेंग यून को अब समझ आया कि ये लोग अंगों के डीलर, ऑर्गन डीलर्स थे। उसे पता था कि ऐसे लोग कभी भरोसे पर साथ नहीं रहते। उनकी असली मंशा थी मॉन्स्टर्स के अंगों को जगाना और प्रत्यारोपित करना, ट्रांसप्लांट करना। सेंग यून ने शांत होकर बोला कि उसने पहले भी बहुत कुछ देखा है। गाय ने ताना मारा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम इतना जानते हो? आखिर में तुम मरोगे ही। सेंग यून बस मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर उसने डेमन बैश लेवल 1 एक्टिवेट किया। सेंग यून बोला, मुझे लगा था तुम लोग मुझे बोर कर दोगे। जॉन्टे 4.4 सेकंड के लिए स्टन हो गया। वो खुद हैरान था कि इतना लंबा स्टन इफेक्ट मुमकिन कैसे है। उसे याद आया कि उसने पहले खुद को बचाने के लिए हाथ पर छोटे कट लिए थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी टूटी हुई ब्रोकन स्किल भी हो सकती है। सेंग यून ने शांत होकर कहा, यह खत्म हो चुका है। जॉन्टे गुस्से से चिल्लाया। वो मानने को तैयार नहीं था। हमेशा से वो शिकारी रहा था, नए लोगों से दोस्ती करता और आखिर में उन्हें मार डालता। अब उसकी बारी आई थी और ये उसे बर्दाश्त नहीं था। सेंग यून ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि जब शिकार बनने की बारी आए तो कैसा लगेगा? डर लग रहा है ना? कुछ ही पलों बाद जमीन पर खून बिखर चुका था। सेंग यून ने अपनी तलवार पहुंचते हुए खुद से कहा, मुझे ऐसी स्थितियों की आदत नहीं डालनी चाहिए। उसे लगा कि कॉन्स्टलेशन पाने का कोई मौका अब नहीं है। फिर भी उसने खुद को समझाया कि यह सब आत्मरक्षा था। उसने जमीन पर गिरे हथियार और आर्टिफैक्ट्स उठाए। ये बहुत फायदेमंद लूट थी। उसने अपना कोट पहना। अब वो लेवल 10 पर पहुंच चुका था। उसने अब तक 11 आर्टिफैक्ट्स खा लिए थे। उसका HP 400, MP 50 और EXP 12 हो चुका था। बाकी सभी स्टैट्स भी बढ़ चुके थे। उसने मन ही मन सोचा कि काश ये स्थिति टाली जा सकती। वो सोच रहा था कि नतीजा देखकर तो सब कुछ इसके लायक था। उसको ये भी अच्छा लगा कि आर्टिफैक्ट्स खाने से वो मोटा नहीं हुआ। स्टैट्स देखकर तो अब वो उतना ताकतवर हो चुका था जैसे कोई खिलाड़ी लेवल 50 तक पहुंच गया हो। उसने सोचा कि उसकी ग्रोथ रेट वाकई क्रेजी पागलपन है। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली। उसका नाम था रिकवरी रिंग। ये 10 माना इस्तेमाल करके किसी भी स्टेटस असामान्यता एब्नॉर्मेलिटी को तुरंत साफ कर देती है। अगर 1 मिनट के अंदर दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो माना 2 गुना खर्च होता है। शुरुआत में जो बड़ा आदमी उस पर हमला करने आया था उसके पास ही ये रिंग थी। सेंग यून ने सोचा ये अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड था। अगर उसने अपने स्टन पर आंखें मूंदकर भरोसा किया होता तो शायद खेल वहीं खत्म हो जाता। अब उसने तय किया कि अगली बार और सावधान रहना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है डंजन नंबर 101 इंटरनल एक्सेस रोड पर। वहां गॉब्लिन्स चल रहे थे। तभी एक गॉब्लिन ने सेंग यून को देख लिया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लकी डे टाइटल पाने के लिए उसे 500 मॉन्स्टर्स को आंखें बंद करके मारना था। गॉब्लिन्स पहले भ्रमित हुए, फिर एक गॉब्लिन को उसकी चमकदार तलवार दिखी। उसे देखकर उसकी लार टपकने लगी। सेंग यून हैरान था कि अब वो उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस महसूस कर पा रहा है। उसे हवा के बहाव को महसूस करना था और हर आवाज ध्यान से सुननी थी। उसे पूरा ध्यान बनाए रखना था। अब हमारा लड़का सचमुच गोजो, जुजुत्सु काइजन जैसा लग रहा था। उसे पानी की बूंदों के गिरने तक की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खुद को प्रेरित किया कि वो ये कर लेगा। गॉब्लिन उस पर हमला करने आया और सिर्फ एक वार में सेंग यून ने उसको खत्म कर दिया। पूरा इलाका खून से भर गया। सेंग यून को यह देखकर अजीब सी संतुष्टि हुई। तभी एक और हमला आया। उसने तुरंत महसूस कर लिया और उसे मोड़ दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। अब तो वो तीरों तक को हाथ से रोकने लगा। गॉब्लिन आर्चर सदमे में आ गया। सेंग यून ने खुद से कहा कि अभी थोड़े समय पहले वो बहुत बुरे हालात में था, लेकिन उसी वजह से उसे अतीत याद आया और उसकी इंद्रियां, सेंसेज तेज हो गईं। उसने सबको चुनौती दी कि आ जाओ। फिर गॉब्लिन की पूरी भीड़, मॉब ने उस पर हमला कर दिया। सेंग यून ने सबको आसानी से काट दिया, उनके सिर तक उड़ा दिए। अब बस एक गॉब्लिन बचा जो डर से कांप रहा था। उसको पता था अब उसका भी अंत तय है। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो कमेंट करो गॉब्लिन फॉर द विन। सेंग यून की तलवार से खून टपक रहा था और वो खून के पोखर पडल में खड़ा था। सिस्टम ने घोषणा की कि उसका लेवल बढ़ चुका है और उसको डी रैंक लकी डे टाइटल मिल गया है। उसने आंखों से पट्टी हटाते हुए खुशी जाहिर की। लकी डे टाइटल से उसकी लक जोड़ 20 हो गई और जब भी वो एक ही तरह के मॉन्स्टर्स को हराएगा तो उसकी लक 0.1 बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 तक। वो खुश था कि उसे वही टाइटल्स मिल रहे हैं जो वो चाहता था। तभी और गॉब्लिन्स कोने से बाहर निकले। वे अपने मरे साथियों को देखकर डर गए। सेंग यून ने डराने वाला भाव, इंटिमिडेटिंग एक्सप्रेशन बनाया और सोचा कि चलो कुछ और पॉइंट्स कमा लेता हूं। अब भी वो लेवल 10 पर था, लेकिन HP 500, MP 60 और EXP 223 हो चुका था। उसकी लक स्टैट जोड़ 30 तक बढ़ चुकी थी। हमारा लड़का खुशी में सचमुच कांप रहा था और जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसकी लक सिर्फ टाइटल से ही इतनी बढ़ गई थी।
उसने अनुमान लगाया कि ये टाइटल 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक का वर्थ रखता है। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक लाल रोशनी चमकी। उसका भाव बदल गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि इवेंट समय से पहले ही आ गया है। सिस्टम ने सूचित किया कि 3 कॉन्स्टलेशंस उस पर नजर रख रहे हैं। पहला है क्लीनर ऑफ फॉलन डायमेंशन, जिसने पूछा कि क्या वो दूसरों को बदकिस्मत बनाने में दिलचस्पी रखता है। दूसरा है पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस, जो उसकी रहस्यमयता देखकर उत्सुक है और बात करना चाहता है। तीसरी है गॉडेस ऑफ लक, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। सेंग यून ने सोचा, ये तो बहुत जल्दी हो गया। संग यू ने उनसे पूछा कि उनके हिसाब से उसका ये छोटा सा शो कैसा लगा। तभी गॉडेस ऑफ ब्यूटी उसके सामने आई, लेकिन असल में वो गॉडेस ऑफ लक थी। संग यून को लगा कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा। वो थोड़ा अनश्योर था क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में उसने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन उसे लगा अब कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। गॉडेस ऑफ लक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे सांग यून में इंटरेस्ट है। वो इंट्रीग थी क्योंकि उसने कभी किसी लकी स्वॉर्ड्समैन को नहीं देखा था। सांग यून ने हंसते हुए जवाब दिया कि लोग हमेशा कहते हैं कि वो काफी लकी रहा है। अंदर ही अंदर वो रिलीव्ड था कि कॉन्स्टलेशंस उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उसने सोचा थोड़ा टाइम लेकर कामली कंफर्म करना चाहिए। क्लीनर ऑफ फॉलन डिमेंशन ने उसकी हिडन क्रूल्टी की तारीफ की। ये कॉन्स्टलेशन आमतौर पर स्लेयर्स को मिलता है। सांग यून ने सोचा शायद उसे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि उसने गॉब्लिन्स को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस उसकी ट्रू इंटेंशंस जानने को क्यूरियस था। सांग यून को समझ नहीं आया कि वो क्यों आया, लेकिन उसे पता था कि ये कॉन्स्टलेशन सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के सामने आता है जिनमें सेंट बनने की अफिनिटी होती है। उसे लगा कि शायद वो गॉडेस ऑफ लक की वजह से ही आया है। उसने सुना था कि ये गॉडेस बाकी कॉन्स्टलेशंस के बीच भी काफी पॉपुलर है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बाकी कॉन्स्टलेशंस भी उस पर फिदा थे। गॉडेस ऑफ लक ने उसकी नजरें पकड़ लीं और कहा कि उसके कोई एक्सक्लूसिव डिजायर्स नहीं है। मतलब अगर सांग यून किसी और कॉन्स्टलेशन को चुन भी लेता है तो भी वो बाद में उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सांग यून को ये इनक्रेडिबल मेरिट लगा। उसे एक आर्चर की याद आई जो बिना देखे भी सही टारगेट मार देता था। उसकी तुलना में ये ब्लेसिंग ऑफ वर्ल्ड जैसी एबिलिटी थी। वो आर्चर था हाशिमोटो यूकी, जिसे लोग आर्चर ऑफ मिरेकल्स कहते थे। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स और हाई लक स्टैट के लिए उसे हमेशा प्रेज किया जाता था, भले ही कुछ लोग उसके डीड्स को फेक या एग्जैजरेटेड स्टोरीज मानते थे। असलियत ये थी कि उसके पास 2 कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स थे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली कॉन्स्टलेशन थी गॉडेस ऑफ लक। सांग यून ने तीनों कॉन्स्टलेशन से कहा कि चूंकि सब एक साथ आए हैं, उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन तीनों इंसिस्ट करने लगे कि वो अपने डाउट्स इग्नोर करके खुद अपनी किस्मत का फैसला करे। एक कॉन्स्टलेशन ने तो वार्निंग दी कि गलत डिसीजन उसका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। सांग यून जानता था कि गॉडेस ऑफ लक अमेजिंग कॉन्स्टलेशन है, लेकिन यह भी पॉसिबल था कि आगे कोई और कॉन्स्टलेशन उसे अप्रोच ना करे। अब ये डिसीजन ही उसकी प्लेयर लाइफ तय करेगा। उसकी यादें वापस चली गईं। उसकी फर्स्ट 10 ईयर्स की जर्नी में सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन ने उससे कॉन्टैक्ट किया था। वो था लेट ब्लूमर स्टूडेंट। उसका आना संग यूं के लिए जैसे उम्मीद की एक किरण था। वो खुश था और सोचा कि अब उसका ब्राइट फ्यूचर शुरू होगा। लेकिन 55 साल की उम्र तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसे कभी पता ही नहीं चला कि कॉन्स्टलेशन की असली मदद कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो हमेशा उन रिडिकुलस रिक्वायरमेंट्स की वजह से पावर का यूज नहीं कर पाया। असल में उसने कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन अंत में रिग्रेशन उसी लेट ब्लूमर स्टूडेंट की वजह से पॉसिबल हुआ। इसीलिए संग यूं उसके लिए थैंकफुल था। लेकिन अब उसे केयरफुल होना था, क्योंकि रिग्रेशन दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। अब उसे चुनना था होली पावर्स, डिस्ट्रक्टिवनेस और लक के बीच। उसने गहराई से सोचा, फिर उसने एक्सेप्ट बटन दबा दिया। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट गॉडेस ऑफ लक के साथ ऑफिशियली हो चुका था। गॉडेस ऑफ लक भी थोड़ा सरप्राइज हुई। सिस्टम ने सांग यून को इन्फॉर्म किया कि अब चाहे वो मर भी जाए, उसका प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टलेशन के साथ बना रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट अब 30 साल तक वैलिड रहेगा। दूसरी डायमेंशन से एक बीइंग चुपचाप सेंग यून और गॉडेस ऑफ लक को देख रहा था जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। 15 दोस्ताना कॉन्स्टलेशंस ने उसे बधाई दी और शुभकामनाएं दी। लेकिन 3 शत्रुतापूर्ण कॉन्स्टलेशंस जो खुद उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि वे उसकी प्रगति रोकने के लिए हर कोशिश करेंगे। सेंग यून हैरान रह गया और बोला, व्हाट द हेल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे कॉन्स्टलेशंस को अचानक उससे इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसने सोचा, इसे अभी छोड़ो। उसने गॉडेस ऑफ लक की तरफ हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए। गॉडेस ऑफ लक ने भी उसका हाथ थामा और उसके बुद्धिमान फैसले की तारीफ की। एक और कॉन्स्टलेशन ने कहा, ग्रेट चॉइस सेंग यून, गुड जॉब। इसके बाद स्क्रीन पर उसकी इच्छा पूछने का ऑप्शन आया। उसके पास 3 विकल्प थे। ए, उसके सारे अटैक्स क्रिटिकल हिट बनेंगे। बी, अगर उसे कोई आर्टिफैक्ट रैंक यूनिक या उससे ऊपर मिलता है तो उसका पूरा इफेक्ट अनलॉक होगा। सी, उसे मिडिल बॉस और बॉस मॉन्स्टर्स से 100% चांस रहेगा आर्टिफैक्ट ड्रॉप का, चाहे उनकी रैंक कम ही क्यों न हो। सेंग यून का मुंह खुला का खुला रह गया। सारे ऑप्शंस टूटे फूटे नहीं बल्कि ओवर पावर्ड थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गॉडेस ऑफ लक ने एक और ऑप्शन डी दिखाया। अगर सेंग यून अपने लेवल अप पॉइंट्स लक में इन्वेस्ट करता है तो 1 पॉइंट से उसके 2 स्टैट बढ़ेंगे।
और ये इफेक्ट उसके पहले से इस्तेमाल किए गए बोनस पॉइंट्स पर भी लागू होगा। ये देखकर सेंग यून भावुक हो गया। उसे लगा कि ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। गॉडेस ऑफ लक ने पूछा कि बाकी कॉन्स्टलेशंस के ऑफर्स का वो क्या करेगा। सेंग यून ने साफ कहा कि अब वो अपनी देवी पर फोकस करेगा, बाकी कॉन्स्टलेशंस वापस जा सकते हैं। पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस ने कहा कि अगली बार मिलने का इंतजार करेगा। क्लीनर ऑफ फॉलन डायमेंशन ने चेतावनी दी कि अगली बार वो उसकी गर्दन काटने की कोशिश करेगा। लेकिन गॉडेस ऑफ लक खुश मूड में थी और सेंग यून की तारीफ की कि उसने मजबूत स्टैंड लिया। देवी के आशीर्वाद की वजह से अब उसे निकट भविष्य की टेंशन नहीं थी। उसे लगा आगे और भी मौके मिलेंगे। अब सीन शिफ्ट हुआ डंजन नंबर 101 के फाइनल बॉस रूम में। सेंग यून एक बड़े हंटर जैसे जीव से लड़ रहा था। देवी टेंशन में थी। सेंग यून आखिरी वार करने ही वाला था कि बॉस ने अपनी 2 कुल्हाड़ियों से उसकी तलवार रोक ली। फाइनल बॉस था ग्रीड गॉब्लिन लॉर्ड। वो गुस्से में चिल्लाया और ऐसा हमला किया कि सेंग यून पीछे फेंक दिया गया। सेंग यून ने अपनी तलवार जमीन में गाड़कर खुद को संभाला। गॉब्लिन लॉर्ड ने जोर से चिल्लाकर सेंग यून को स्टेटस एलिमेंट ओवरवेल्म में डाल दिया। सेंग यून इसी का इंतजार कर रहा था। ये स्किल भले स्टन जितनी जानलेवा ना हो, लेकिन इससे टारगेट की लड़ने की प्रेरणा टूट जाती है। सेंग यून ने तुरंत रिकवरी का इस्तेमाल किया। बॉस ने फिर से जोरदार हमला किया जिससे जमीन फट गई, लेकिन वो उलझन में पड़ गया। सेंग यून ने बचाव में तलवार उठाई और सोचा कि यह स्किल कमजोर भीड़ के लिए उपयोगी रहेगी। उसने दोबारा रिकवरी एक्टिवेट किया और अब समय था अपनी किस्मत परखने का। रिकवरी की वजह से ओवरवेल्म स्टेटस हट गया। गॉब्लिन लॉर्ड को अब अपनी मौत सामने दिख रही थी। सेंग यून ने उसके कंधे पर वार किया और डेमन बैश एक्टिवेट किया। गॉब्लिन लॉर्ड 2 सेकंड के लिए स्टन हुआ। सेंग यून ने तुरंत फायदा उठाया और स्टन को अतिरिक्त 2 सेकंड तक बढ़ा दिया। इफेक्ट ऑफ डिले एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने बताया कि स्टन दोबारा बढ़ गया और इसकी संभावना 90% है। दूसरी बार भी सफलता मिली। सेंग यून प्रभावित था। गॉब्लिन लॉर्ड डर से स्क्वीक करने लगा। वो वहीं खड़ा रह गया और सेंग यून पूरी तरह से थक चुका था। आखिरकार ग्रीड गॉब्लिन लॉर्ड गिर पड़ा। सेंग यून को बधाई दी गई क्योंकि उसने सफोकेटिंग गॉब्लिन स्वैम्प डंजन क्लियर कर लिया था और उसका लेवल भी बढ़ गया था। उसे डी रैंक का टाइटल मिला, डोंट टच मी। सेंग यून काफी राहत में था कि आखिरकार सब खत्म हो गया। डी रैंक का ये टाइटल उसे देता है +30 लाख +10 इवेजन और एक एक्स्ट्रा इफेक्ट जिससे उसकी किसी भी स्किल को ताकत मिलती है। प्लेयर सिस्टम ने उसके हिसाब से बफ्स अप्लाई कर दिए। वो सोचने लगा कि पहले तो वो गुंडे उसके पीछे पड़े थे और अब डंजन। लगभग लग रहा था कि वो अपनी बॉडी को ज्यादा पुश कर रहा है। भगवान का शुक्र है कि वो अभी जवान है। गॉडेस ऑफ लक ने कहा कि उसके पास सच में बहुत अच्छा लक होगा अगर वो आज ये सब कर पाया। सेंग यून को यह मजाकिया और थोड़ा परेशान करने वाला लगा क्योंकि लोग उसकी स्किल पर शक करेंगे और सब कुछ लक समझेंगे। गॉडेस ऑफ लक ने कहा कि अच्छा लक भी एक स्किल है और वो खुश है कि वो ऐसे लक प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। सेंग यून ने ध्यान दिया कि वो कितनी जल्दी अपना रुख स्टेंस बदल लेती है। फिर उसने तय किया कि वो अपनी लक स्टैट को पहले लेवल अप करेगा। उसे देखकर वो प्रभावित था कि उसकी लक स्टैट पहले से ही 100 से ऊपर है और जब कोई स्टैट 100 से ऊपर जाता है तो संबंधित इफेक्ट्स को 10% अतिरिक्त बोनस मिलता है। जैसे इवेजन स्टैट उसकी बचने की दर इवेजन रेट बढ़ाता है और लक स्टैट आर्टिफैक्ट ड्रॉप रेट बढ़ाता है। उसने फाइनल बॉस से शील्ड उठाई। यह शील्ड सिल्वर आर्टिफैक्ट था जिसका नाम था शील्ड ऑफ गुडनेस। इसका स्पेशल इफेक्ट था सैक्रिफाइस, जिससे उसकी डिफेंस जोड़ 20 हो जाती है। माना का इस्तेमाल करने से शील्ड और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ली गई डैमेज को हेल्थ रीजनरेशन में बदल देता है, लेकिन इसके लिए लगातार माना खर्च होती है। सेंग यून ने कहा कि ये तो देवी की वजह से गारंटीड ड्रॉप है। इससे वो सोचने लगा कि शायद लक स्टैट बढ़ाने से आर्टिफैक्ट्स की रैंक भी बढ़ सकती है। माना सिंक्रोनाइजेशन शील्ड ऑफ गुडनेस के साथ शुरू हो गई। देवी खुशी से उसे गले लगा लेती है। उसे पता था कि ये लड़की हमेशा थोड़ी परेशान करने वाली बॉदरसम रहेगी, एक लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट की तरह। कुछ घंटों बाद क्वेस्ट एरिया जमाल स्टेशन पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे मना कर दिया। सेंग यून ने कहा कि वो समझता है, लेकिन उसके अपने विचार हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अपने विचार पर फिर से सोचने को कहा। उसने बोला कि आज जितना खून उसने देखा उतना पहले कभी नहीं देखा, लेकिन सेंग यून ने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। 2 घंटे पहले हाइम एक्सप्रेसवे पर उसकी कार से अजीब आवाज आने लगी थी। सारी चेतावनी की लाइटें जल गई थीं। उसने सोचा कि शायद उसे नई कार लेनी पड़ेगी। कार तो एक बात है, लेकिन उसे जल्दी शिफ्ट भी करना पड़ेगा। उसके अजीब से लेवल पर अपराध का जोखिम और भी ज्यादा है और वो लगातार डर में नहीं रह सकता। प्लेयर टाउन में रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा क्योंकि वहां लगातार निगरानी होती है और इतने आर्टिफैक्ट्स के साथ उसे इस्तेमाल किए गए उपकरण, यूज्ड इक्विपमेंट खरीदने का भी सोचना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए उसे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। और इस वक्त सिर्फ एक ही जगह है जहां वो इतने पैसे कमा सकता है। ये सिस्टम प्लेयर्स के साथ ही बना था और इसी के साथ क्वेस्ट्स और क्वेस्ट्स मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी आईं। प्लेयर्स एसोसिएशन, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। उसने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं। सेंग यून पूरी तरह दृढ़ डिटर्मिन्ड था और क्वेस्ट एरिना की तरफ निकल पड़ा, लेकिन इस समय तक उसकी कोई प्रगति नहीं हुई थी।
रिसेप्शनिस्ट ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो बस अपनी लेवल के हिसाब से सही डंजन में जाए। उसने पूछा कि वो लेवल 100 डंजन में जाने की जिद क्यों कर रहा है। सेंगयून ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो कोई ट्रस्ट इशू नहीं बनाएगा, भले ही वो सिर्फ 17 साल का है। लो लेवल एरिया में जाना उसके लिए सही नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने फिर सेंगयून को समझाने की कोशिश की कि हाई लेवल डंजन में जाना उसके लिए गलत होगा और ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी। उसने बताया कि पहले भी किसी ने यही बात कही थी और उसका नतीजा इतना बुरा निकला कि वो रो पड़ी थी। उसने सेंगयून से रिक्वेस्ट की कि वो लो लेवल रीजन में जाए। सेंगयून समझ गया कि वो सही कह रही है, क्योंकि बहुत लोग अपनी एबिलिटी को ज्यादा आंक कर मारे गए हैं, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। तभी एक औरत वहां आई और पूछा, क्या इशू है? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया कि कुछ नहीं। वो औरत थी किम मिसो, ईडन गिल्ड से। वो लेवल 100 पर है और ए जोड़ प्लेयर मानी जाती है। उसका निकनेम है मार्क्समैन ऑफ डेवास्टेशन। वो पहली प्लेयर थी जिसने लेवल 100 हासिल किया और मार्क्समैन का टाइटल पाया। उसकी स्किल्स तो अविश्वसनीय थी ही, लेकिन उसे और खास बनाता था उसका बैकग्राउंड। वो शिनसुंग बायोटेक्निक्स के प्रेसिडेंट किम यूनुल की बेटी थी। इसका मतलब किम मिसो और दूसरे टॉप प्लेयर्स जैसे शिंटे, शैडो असैसिन जो राष्ट्र की सबसे बड़ी असैसिन प्लेयर है, और चोजिनहो राष्ट्र के महानतम स्वॉर्ड्समैन प्लेयर्स में से एक, सब एक ही गिल्ड ईडन के सदस्य हैं। और मिसो तो ईडन गिल्ड के मेजॉरिटी शेयर होल्डर कॉर्पोरेशन की बेटी थी। मतलब प्लेयर हिस्ट्री में सबसे बड़ी डायमंड स्पून के साथ पैदा हुई। मिसो ने सेंगयून से कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, फिर बोला कि उसने उसे ऑब्जर्व किया है। उसने पूछा कि क्या वो लेवल 100 क्वेस्ट शुरू करने में दिलचस्पी रखता है। सेंगयून ने स्वीकार किया कि उसे पैसों की जरूरत है। बाकी प्लेयर्स ध्यान दे रहे थे कि मिसो ने पहले सेंगयून से बात की और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। एक प्लेयर ने तो दूसरों से कहा कि उसे छोड़ दो, वो बस एक न्यूबी है। सेंगयून ने साफ साफ उन कमीनों की बातें सुनी। मिसो ने उसे कहा कि ये जगह उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगी। सेंगयून ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उसे पता है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि वो मिसो से नफरत नहीं करता। भले ही रिग्रेशन से पहले जब उसने मिसो की पार्टी में शामिल होने की रिक्वेस्ट की थी, तब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। उसने खुद को समझाया कि वो कोई दुश्मनी ग्रज नहीं पाले हुए है। मिसो ने उसे याद दिलाया कि वो क्वेस्ट में आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सोलो प्लेयर्स को अनुमति नहीं है। तब सेंगयून को याद आया कि सोलो प्लेयर क्वेस्ट पर लगा बैन 4 साल बाद ही हटने वाला था। उसने लापरवाही से कहा कि शायद उसने अनाउंसमेंट गलत पढ़ ली। फिर वो वहां से निकलने लगा, लेकिन मिसो ने उसे रोका और उसके साथ चलने का इनवाइट किया। देख रहे कमीनों को ये देखकर जलन हुई। सेंगयून सतर्क हो गया और सोचने लगा कि वो क्या प्लान कर रही है। उसने शर्तें पूछी। मिसो ने कहा कि वो बस एक साथी प्लेयर की मदद कर रही है। सेंगयून ने साफ बोला कि उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है। मिसो ने जोर देकर कहा कि उसकी कोई छिपी हुई शर्त नहीं है। हाँ, वो सिर्फ इतना चाहती है कि अगर सेंगयून ने उसे निराश किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर उसने अपनी बातों को साबित कर दिया तो वो खुद उससे माफी मांगेगी। सेंगयून समझ गया कि वो उसे परखना चाहती है। मिसो का प्रभाव सिर्फ प्लेयर तक ही सीमित नहीं था। वो जो भी कपड़े पहनती उनकी कीमत तुरंत बढ़ जाती, जो भी बात कहती उस पर आर्टिकल्स छप जाते। लेकिन जैसे ही वो किसी आत्मविश्वासी प्लेयर को देखती, उस प्लेयर का करियर लगभग खत्म हो जाता। सेंगयून थोड़ा आगे झुका और बोला कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। उसे ये स्थिति दिलचस्प लग रही थी। सोचने लगा, क्या ये वाइफू नंबर 1 है? शायद बाद में पता चलेगा। कुछ देर पहले का सीन, मिसो का ड्राइवर उसे छोड़ने आया था और बोला कि वो उसका इंतजार करेगा। मिसो ने कहा कि वो अपने काम निपटा ले क्योंकि उसे शायद देर हो सकती है। उस दिन गिल्ड के ज्यादातर सदस्य व्यस्त थे, इसलिए उसे नए पार्टी मेंबर्स ढूंढने पड़े। तभी उसने ये हंगामा सुना और नियमों के हिसाब से न्यूनतम पार्टी का साइज पूरा करने के लिए उसे सेंगयून के साथ काम करने का एक उचित कारण मिल गया। उस वक्त मिसो के लिए यह सब थोड़ा असुविधाजनक था। तभी उसकी नजर एक ऐसे प्लेयर पर पड़ी जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। स्थिति ऐसी थी कि उसे अंदाजा नहीं था वो प्लेयर कैसे प्रतिक्रिया करेगा, इसी वजह से वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि सेंगयून कौन सा क्वेस्ट लेना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने स्क्रीन पर दिखाया। क्वेस्ट था डिफेंस क्वेस्ट, जिसमें उन्हें गार्जियन टावर की ओर दौड़ते सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना था। अगर गार्जियन टावर का कोर नष्ट हो जाता तो क्वेस्ट फेल हो जाता। मॉन्स्टर टाइप थे भेड़िए जैसे जीव और कुल लक्ष्य 300 मॉन्स्टर्स था। अनुशंसित लेवल 100 था और इनाम पूरे 500 मिलियन था। मिसो को हैरानी हुई कि उसने फेच या रेड क्वेस्ट नहीं चुना बल्कि डिफेंस क्वेस्ट लिया। इस क्वेस्ट में क्लियर तभी संभव है जब सारे मॉन्स्टर्स हरा दिए जाएं। इसीलिए आमतौर पर 4 लोगों की पार्टी चाहिए, जिसमें कम से कम एक रेंज डैमेज डीलर जरूरी है। लेकिन सेंगयून अकेले ही ये करने वाला था। मिसो को ये साफ साफ आत्महत्या का मिशन लगा। सेंगयून ने हंसते हुए पूछा कि क्या वो घबराई हुई है। मिसो चौंक गई, बोली, क्या मैंने सही सुना? सेंगयून ने समझाया कि वो चुप थी, इसलिए उसे लगा कि शायद घबराई हुई है। उसने कहा, अगर उसे लगता है ये मुश्किल होगा तो इंतजार कर लेते हैं जब तक और लोग आ जाएं। उसने तो टैंक या कोई और रेंज डैमेज डीलर लेने तक की बात कर दी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। मिसो गुस्सा रोकते हुए कांप गई।
सेंग यून बोलता ही रहा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर देकर बोली कि कोई समस्या नहीं है। फिर उसने खुद ही एक्सेप्ट बटन दबा दिया। तेज रोशनी के साथ दोनों क्वेस्ट एरिया में टेलीपोर्ट हो गए। रिसेप्शनिस्ट ने मन ही मन कहा, काश कुछ बुरा ना हो, या शायद काश कुछ अच्छा ही ना हो। पीछे खड़े कमीने गॉसिप करने लगे कि क्या ये सच में सफल होंगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लेवल 17 का न्यूबी लेवल 100 का डंजन क्लियर कर चुका है। कुछ प्लेयर्स ने नोटिस किया कि मिसो के दिमाग में जरूर कुछ प्लान है। आखिर वो सबसे कम उम्र की ए जोड़ रैंक वाली प्लेयर थी, वो बेवकूफ नहीं हो सकती। फिर नए रैंकिंग सिस्टम पर चर्चा हुई जो प्लेयर्स एसोसिएशन ने बनाया था, क्योंकि सिर्फ लेवल से प्लेयर की ताकत मापना मुश्किल था। रैंकिंग 2 मानदंडों पर तय होती थी, पहला कितने डंजन क्लियर किए और दूसरा प्लेयर का कुल लड़ाई का भाव। मिसो को ए जोड़ रैंक सिर्फ उसके बैटल सेंस की वजह से मिला था। किसी ने पूछा, ए जोड़ का मतलब क्या है? दूसरे ने समझाया कि इसका मतलब है ऐसे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन एक और प्लेयर बोला कि असली बात यह नहीं है। जब पूछा गया तो उसने कहा, असली बात यह है कि वो न्यूबी मिसो के साथ डिफेंस क्वेस्ट में जा रहा है। सब उस भाग्यशाली लड़के से जलने लगे। डिफेंस क्वेस्ट का नाम था एज ऑफ द नाइट एंड वुल्वेस। वाइफू नंबर 1 यानी मिसो ने अपना धनुष और तीर उठाया। उसने तय किया कि अब उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर सेंग यून पर कोई खतरा आया तो वो पूरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। सेंग यून ने उसे गौर से देखा। मिसो ने सोचा, काश वो इस मौके से कुछ सीख ले। 30 मिनट पहले की बात मिसो ने उससे पूछा था कि उसने अभी क्या कहा। सेंग यून ने दोहराया कि उसे लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं है जब तक वो खुद मदद न मांगे। उसने बोला कि अगर वो सिर्फ सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करेगी तो वो उसे इनाम में 5% कट देने का वादा करता है। मिसो को यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में ये कहा है। सेंग यून ने फिर बोला कि सपोर्ट के लिए 5% कट एक अच्छा सौदा है। मिसो ने गुस्से में जवाब दिया कि उसने इन शर्तों की वजह से स्वीकार नहीं किया। उसने साफ कहा कि ये क्वेस्ट उसके बस का नहीं है, खासकर जब वहां कम से कम 300 मॉन्स्टर्स होंगे। 300? उसने जोड़ा कि ये क्वेस्ट लेवल 100 प्लेयर जैसे उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया। सेंग यून ने शांति से बोला कि बस इंतजार करो। मिसो ने एक लंबी सांस छोड़ी और मान गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि हर मॉन्स्टर जो सेंग यून मिस करेगा उस पर उसे 1% ज्यादा कट मिलेगा, और अगर वो 95 मॉन्स्टर मिस कर देता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी एक मॉन्स्टर सामने आया। उसने जोर से दहाड़ा। सेंग यून ने मिसो से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो सबको खत्म करने वाला है। मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। मिसो उलझन में पड़ गई। सेंग यून ने तेजी से मॉन्स्टर्स को काट डाला। कुछ को मारने के बाद उसने तलवार झटक कर खून हटा दिया। सेंग यून ने कहा कि इन मॉन्स्टर्स की मरते वक्त की आवाज हैरानी की बात है कि अच्छी लग रही थी। मिसो ने सोचना शुरू किया कि शायद ये लड़का कोई सामान्य अहंकारी प्लेयर नहीं है। उसने देखा कि सेंग यून के हमलों में कोई कमी नहीं है। उसकी स्टेंस, उसकी लंबी पहुंच लॉन्ग रीच को पूरी तरह से दिखा रही थी। यही वो संतुलन था हमला और बचाव का जिसके बारे में उसकी गिल्ड का वॉरियर जिनो अक्सर बात करता था। और सेंग यून हर हमले में कई दुश्मनों को मार रहा था बिना किसी बेकार हरकत के। लेकिन वो जानती थी कि सेंग यून को अभी भी बहुत सुधार करना है और दुश्मनों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। फिर भी जब उसने सेंग यून के चेहरे की मुस्कान देखी तो उसे खुद पर शक होने लगा। फिर मिसो को कुछ अजीब लगा। उसने मॉन्स्टर्स के व्यवहार में गड़बड़ी नोटिस की। तभी सेंग यून ने डेमन बैट स्किल एक्टिवेट किया। मॉन्स्टर्स अचानक बेजान हो गए। उसने सोचा कि शायद उसने स्टन किया है। उत्तेजना में वो अपना संतुलन खो बैठी। सेंग यून तब भी भेड़ियों से लड़ने में व्यस्त था। मिसो दीवार के किनारे पर थी और लगभग गिर ही गई। उसने तर्क दिया कि कोई भी समझ सकता है कि सेंग यून ने अभी स्टन का इस्तेमाल किया है, और ये स्टन लगभग 4 सेकंड तक चला। अगर ऐसा है तो ये जिन्हों के स्टन से भी ज्यादा है। इसका मतलब सेंग यून के पास सारे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए समय और संसाधन दोनों है। मिसो अब बहुत उत्सुक हो गई कि ये लड़का आखिर है कौन। अचानक सेंग यून ने नोटिस किया कि सामान्य भेड़िया मॉन्स्टर्स हवा में उछल रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें जोर से टक्कर मारी हो। उसने कहा, तो तुम यहीं थे? वो काले भेड़िए की बात कर रहा था। काले भेड़िए ने जोर से दहाड़ मारी। सेंग यून ने पहले कभी इसका सामना नहीं किया था, लेकिन उसे एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया महसूस हुआ। काले भेड़िए ने भी स्टन का इस्तेमाल किया और सेंग यून पर डीबफ डाल दिया। उसे झटका लगा कि ये भेड़िया उसकी ही स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। फिर काले भेड़िए ने बिजली छोड़ी जो मिसो की तरफ गई, लेकिन वो सुरक्षित थी क्योंकि उसके आर्टिफैक्ट ने बैरियर बना दिया था। उसे याद आया कि काला भेड़िया भी स्टन करता है। वो शर्मिंदा हो गई कि वो सेंग यून की आलोचना कर रही थी जबकि वो खतरों से जूझ रहा था। उसने अपना धनुष खींचा। उसने सोचा कि सेंग यून किसी तरह दुश्मनों पर स्टन एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन स्टन से बाहर निकलना उसके लेवल पर नामुमकिन था। तभी सेंग यून ने रिकवरी एक्टिवेट किया और डीबफ और स्टन दोनों निष्क्रिय हो गए। वो तेजी से आगे बढ़ा। मिसो सदमे में थी कि यह भी संभव है। एक परफेक्ट तलवारबाज की मुद्रा, लंबा स्टन और डीबफ हटाने की क्षमता, ये सब एक लेवल 17 प्लेयर के पास होना अविश्वसनीय था। सेंग यून ने काले भेड़िए से पूछा कि क्या वो हैरान हुआ। उसे समझ आया कि भेड़िया सदमे में था क्योंकि उसका शिकार अचानक स्टन से बाहर आ गया था
और उसी छोटे से घबराहट के पल का फायदा उठाकर सेंग यून ने उसे छेड़ डाला। काले भेड़िए ने हार मानते हुए एक अजीब सी आवाज निकाली। वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे खुद स्टन में हो। सेंग यून उसके पीछे से निकला और शिकायत की कि उसका खून उसके कपड़ों पर लग गया। उसने सोचा कि अगर वो उसके नीचे से स्लाइड करता तो बच जाता। पहले से ही कपड़े गंदे हो चुके थे तो सेंग यून ने सोचा थोड़ा मजा ले लिया जाए। मिसो ऊपर बिल्डिंग से उसे देख रही थी। वो प्रभावित भी थी और उलझन में भी कि आखिर ये लड़का है कौन। सेंग यून विशाल भेड़िए की लाश पर बैठ गया। अब तक उसने 300 में से 299 मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। सिस्टम ने सूचित किया कि उसका लेवल बढ़ गया है। अब उसे डी रैंक का टाइटल मिला, नो फियर। इस टाइटल से सारे भेड़िए जैसे मॉन्स्टर्स के डीबफ इफेक्ट नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन बॉस मॉन्स्टर्स पर इसका असर नहीं होता। उसने पीछे मुड़कर मिसो को छत पर देखा और मुस्कुराया। अब उसे पता चल गया था कि मिसो उसकी स्किल्स को नोटिस कर रही है। वो साफ साफ देख सकती थी कि सेंग यून स्टेज को अकेले क्लियर कर रहा है। तभी सेंग यून ने तय किया कि अब फिनाले का शो करना है। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। सामने आया फाइनल बॉस, फुल मून वुल्फ लॉर्ड। उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा। सेंग यून को याद था कि इसकी खासियत अनियमित हमले हैं, लेकिन जब वो ऊपर कूदा तो भेड़िया उलझन में पड़ गया। सेंग यून ने कहा कि आने वाले 30 सालों में इसके हर हमले का पैटर्न विश्लेषण हो चुका होगा। फिर उसने उसे काट डाला क्योंकि उसे उसके हर वार का अंदाजा था। सिस्टम ने सूचित किया कि बॉस की स्किल रेसिस्टेंस की वजह से डेमन बैश एक्टिवेट नहीं हुआ। पहली बार उसकी स्किल फेल हुई थी। यही फाइनल बॉस का फायदा था। मिसो ने कहा कि सेंग यून पागल है। उसने ध्यान दिया कि सेंग यून स्टन हटा सकता है और इतनी भारी दिखने वाली तलवार को पंख की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वुल्फ लॉर्ड जोर से दहाड़ा। उसने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। उसने फिर सेंग यून पर पंजा मारा, पर वो मोड़ गया। वुल्फ लॉर्ड उलझन में पड़ गया क्योंकि सेंग यून उसके हर अनियमित वार को जानता था। मिसो को समझ आया कि सेंग यून ने ये लड़ाई पहले भी कई बार लड़ी होगी, लेकिन उसका सबसे खराब गुण उसका रवैया था कि वो जानबूझकर उसे साबित करना चाहता है। भेड़िए से लड़ते वक्त उसकी नजरें मिसो से मिली और उसने मुस्कुराया। अब मिसो और ज्यादा उत्सुक हो गई कि ये लड़का है कौन। पुल पर लड़ाई जारी रही। ये लड़ाई सेंग यून की उम्मीद से ज्यादा लंबी हो रही थी। उसके पास अब मिसो को दिखाने के लिए कोई शानदार तरकीब नहीं बची थी। उसे लगा था कि भेड़िया अब तक थक जाएगा, लेकिन वो अभी भी पूरी रफ्तार से हमला कर रहा था। अब सेंग यून की एचपी क्रिटिकल लेवल पर थी। तभी उसने नोटिस किया कि ये वही परिचित पैटर्न है। वुल्फ लॉर्ड एक मजबूत हमले को चारा बनाकर पलटवार करता और फिर भेदने वाला हमला करता। ये वही उसका खास मूव था जिससे अनगिनत खिलाड़ी मारे गए थे। सेंग यून ने हताशा में अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और भेड़िए का एक हाथ काट दिया, लेकिन वुल्फ लॉर्ड ने दूसरा हाथ उठा लिया और उस पर पंजा मार दिया। मिसो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा कि सेंग यून बुरी तरह घायल हो गया है। वो घुटनों पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने खुद को बेवकूफ कहा। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को खिलाड़ी कहने का हक नहीं। भले ही सेंग यून ने अविश्वसनीय ताकत दिखाई थी, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा छोड़ दी और ये सब होने दिया। उसने उससे माफी मांगी, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। सिस्टम ने सूचित किया कि शील्ड ऑफ गुडनेस टूटकर राख में बदल गया है और हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन उसके साथ ही स्पेशल इफेक्ट सैक्रिफाइस अनलॉक हो गया। सैक्रिफाइस उपचार देता है और इसका 30 सेकंड का कूल डाउन है। इस स्किल से किसी शरीर के अंग को हुए नुकसान को ठीक किया जा सकता है, और अगर नुकसान खिलाड़ी के कुल एचपी से ज्यादा हो तो खिलाड़ी अपनी ज्यादा से ज्यादा एचपी जितनी हेल्थ वापस पा लेगा। सेंग यून को पहले ही इस शर्त पर आधारित उपचार स्किल के बारे में पता चल चुका था। अब सिस्टम ने उसे संकेत दिया कि किसी एक शरीर के अंग का चयन करे। सिस्टम ने उसके सामने शरीर के अंग दिखाए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतना खास है। अब उसे 16 शरीर के अंगों में से चुनना था।